Hey, good morning to all of you and welcome back. आज कुछ हो गया, I don't know. वीडियो ऑफ हो गया था बीच में. चलो, anyway, let's restart. We were discussing about RC circuits, है ना? So let's continue with that. तो कल हमने जो मेन डिस्कशन किए थे, उस समय ये पता चला था कि अगर एक रेजिस्टेंस और कैपेसिटेंस वाला सर्किट हम अगर ऑन करते हैं, तो उसका जो करंट है वो इनिशियली ज्यादा होता है और धीरे धीरे रिड्यूसिंग मोड में जाता है, और जो कैपेसिटेंस का चार्ज होता है वो इंक्रीजिंग मोड में जाता है till a maximum of CV, which is supposed to be the final charge on a capacitor, है ना? So these are things that we have read yesterday. Okay, good morning messages from Harshit Bhatt. Okay, so मैं asked कि CPT का ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव का अलग अलग कैसे मिलेंगे? ठीक है ना? चलो ठीक है, मेरे पास है तो एक काम करो, मुझे मैसेज कर देना तो मैं इंडिविजुअली बता दूंगा कि भाई ऑब्जेक्टिव में इतना है और सब्जेक्टिव में, so that I will give you. ठीक है? You can just message me maybe. I will give you the date. चलो, so like we were discussing RC circuits. आज हम लोग उसका उल्टा डिस्कस करेंगे. आज डिस्कस करेंगे डिस्चार्जिंग सर्किट. कल हमने जो किया था वो था चार्जिंग सर्किट, इन विच द इनिशियल चार्ज ऑफ द कैपेसिटर इज 0 और फिर बढ़ते बढ़ते इट बिकम्स CV. आज हम लोग करेंगे डिस्चार्जिंग सर्किट इन द सेंस कि लेट अस से इनिशियली कोई कैपेसिटर को मैंने दे दिया Q0. कैपेसिटेंस C है, रेजिस्टेंस R, ठीक है, और T इज इक्वल टू 0 पे हमने स्विच ऑन कर दिया. अच्छा चलो एक काम करो, बिना रेजिस्टेंस के पहले कर. तो T इज इक्वल टू T0 पे S यानी स्विच पुट ऑन. तो ऐसे केस में, है ना, ऐसे केस में what will be the charge versus time का diagram? That is Q versus T, and the other is I versus T. ठीक है, Q versus T and I versus T, ये दो डायग्राम्स. आप बताओ क्या हो. इनिशियली चार्ज Q0 है, T0 पे स्विच ऑन किया, तो T0 तो कुछ होगा नहीं. जब तक स्विच ऑन नहीं करोगे तब तक तो कुछ होना नहीं है. तो क्या होगा, ये जो चार्ज Q0 है ये रहेगा ऐसे, और ये चार्ज Q0 चलेगा तब तक जब तक T0 पे स्विच ऑन ना करो. जैसे ऑन करोगे तो क्या होगा, इसका जो चार्ज है प्लस Q0 वो दूसरे में चला जाएगा माइनस Q0 और न्यूट्रलाइज हो जाएगा, और सो कॉल्ड तुरंत खत्म हो जाएगा ना. व्हेन यू से तुरंत खत्म कैसे होगा, एज आई सेड इनिशियल रेजिस्टेंस मैंने 0 रखा है, R है नहीं, इस केस में R इज इक्वल टू 0 है, सो देयरफॉर नो रेजिस्टेंस, सो लाइक इंस्टेंटेनियस हम मान के चल. तो इंस्टेंटेनियसली अगर चार्ज चला जाए तो करंट तो रेट ऑफ चार्ज फिर dq dt, ठीक है ना. तो फिर क्या हो जाएगा ना, फिर एकदम से एक फ्लैश करंट, एक इंपल्सिव करंट. पिछले बार मैंने करंट ऊपर ड्रॉ किया था तो चार्जिंग के लिए ड्रॉ किया था, तो जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट कंसेप्चुअली मैं नीचे ड्रॉ करूंगा. लाइक दिस टाइम इट विल लाइक दिस, करंट 0 0 0 0 0 और T0 वाले पॉइंट पे एकदम से इनफाइनाइट करंट, स्पाइक करंट. ठीक है, ये 0 कैसे हो गया? चार्ज 0 इसलिए क्योंकि जो Q0 है वो इसमें चला जाएगा तो चार्ज खत्म हो जाएगा. वो अलग बात है कि रियलिटी में होगा क्या, कि रियलिटी में यहाँ का इलेक्ट्रॉन्स यहाँ आ जाए, ठीक है ना, ये चीज. तो इट वाज बी ओवर, सो लाइक चार्ज 0. और ये करंट है, ये 0 0 0 0 0 करंट था,
एकदम से स्पाइक करंट होगा, पिछले बार मैंने स्पाइक करंट ऊपर की तरफ दिया था, मतलब आई वाज मीनिंग टू से चार्जिंग हो रहा है तो इसलिए ऊपर की तरफ, ये डिस्चार्जिंग वाला नीचे कर दिया, कंसेप्चुअल है, और फिर दोबारा जीरो, तो करंट विल एक्चुअली बिकम जीरो जस्ट आफ्टर अ फ्लैश। तो करंट शुरू में जीरो था, जैसे स्विच ऑन किया एकदम से स्पाइक करंट हुआ, कैपेसिटर डिस्चार्ज हो गया, और इट विल नाउ कंटिन्यू टू बी जीरो। दैट्स हाउ इट विल हैपन। ठीक है, नाउ दैट इज व्हेन रेजिस्टेंस इज जीरो। बट देखो रियल लाइफ में तो आई थिंक रेजिस्टेंस जीरो कहना इज नॉट अ ग्रेट थिंग। रियल लाइफ में देखो रेजिस्टेंस जीरो होता ही कहाँ है ना, सो लेट्स ड्रॉप द आइडिया, लेट्स पुट रेजिस्टेंस। So R this time is there. So it's not zero this time. There is some resistance. फिर क्या होगा, है ना? Let's see. अगर रेजिस्टेंस होगा और इस बार t is equal to 0 पे S is put on. फिर t नॉट तक जब रेजिस्टेंस है तो इट विल बी स्लो प्रोसेस। इन दैट केस t नॉट तक इंतजार करने का कोई सर खास। चार्जिंग सर्किट में पॉजिटिव से नेगेटिव जाता है, डिस्चार्जिंग। एक्चुअली देखो इट डिपेंड्स ऑन द लैंग्वेज। अगर चार्ज देखोगे तो ये डिस्चार्जिंग, चार्जिंग का पूछो डिस्चार्जिंग। सर डिस्चार्जिंग। हाँ, तो डिस्चार्जिंग में क्या हो रहा है ना, पॉजिटिव चार्ज यहाँ से यहाँ तक फ्लो करके चला, अगर रेजिस्टेंस नहीं होगा तो इंस्टेंटेनियसली चला जाएगा, और अगर रेजिस्टेंस होगा तो वो तो इंस्टेंटेनियसली जाने नहीं देगा, तो धीरे धीरे जाएगा। तो वो धीरे धीरे वाला अभी हम स्टडी करेंगे, इसके पहले इंस्टेंटेनियस वाला स्टडी किया था जब रेजिस्टेंस जीरो, ठीक है ना, दैट्स ऑल। तो हाँ, और एकदम से, लेकिन एक्चुअल में क्या होगा, एक्चुअल में देखो पॉजिटिव चार्ज तो फ्लो करता नहीं है, तो एक्चुअल में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से यहाँ, ठीक है ना, सो दैट इज व्हाट इज गोइंग टू एक्चुअली हैपन। ठीक है, चलो, सो दैट्स अबाउट द एंड ऑफ द डिस्चार्जिंग विदाउट रेजिस्टेंस। लेकिन ये तो इम्प्रैक्टिकल है, ये तो सिर्फ एक थ्योरेटिकल डिस्कशन है, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। Therefore, now let's finally pin down what would happen practically. ठीक है ना, तो प्रैक्टिकली क्या होगा ना, जैसे स्विच ऑन कर दोगे तो लेट अस से यहाँ का चार्ज चला गया और कुछ करंट किया, और थोड़ी देर बाद इसका चार्ज क्यू नॉट से मान लो हो जाता है स्मॉल आफ्टर टाइम टी, ठीक है ना, क्यू इज द चार्ज आफ्टर टाइम टी। ठीक है, अब मैं अगर यहां से एक किरचॉफ लॉ लिखता हूं ऐसे करके, तो क्या आएगा, माइनस क्यू बाई सी, ठीक है, माइनस क्यू बाई सी, और करंट तो इधर जा रहा है, तो मैं तो ऐसे आ रहा हूं, प्लस आई आर इज इक्वल टू जीरो। इसमें तो दो ही चीज है, इस बार सेल तो है नहीं, है ना, तो ये चीज, तो अब मैं आई को लिख दूंगा एज डी क्यू डी टी, सॉरी इस बार आई को लिखूंगा एज माइनस डी क्यू डी टी। क्यों, क्योंकि इस बार चार्जिंग नहीं, इस बार डिस्चार्जिंग हो रहा है, तो एक्चुअली स्मॉल क्यू जो है वो रिड्यूसिंग मोड में हो, अभी इनिशियली क्यू नॉट है, अभी स्मॉल क्यू है, थोड़ी देर बाद जीरो भी हो, तो देखो द चार्ज इन द रिड्यूसिंग मोड, तो देखो आई विल बी रिटन एज माइनस डी क्यू डी टी। कल जब हमने डिस्कस किया था तो हमने प्लस डी क्यू डी टी लिखा था, क्यों, क्योंकि चार्ज इंक्रीजिंग मोड में, इसलिए प्लस डी क्यू डी टी, है ना, तो माइनस डी क्यू डी टी यानी माइनस क्यू बाई सी माइनस dq by dt into r is equal to 0, यानी dq by dt is equal to minus of 1 by rc into q, यानी basically dq by q is equal to minus 1 by rc dt 0 to t q naught to small q, ठीक है, so therefore it's not a very tough job, you can easily find it out, है ना। So finally we have dq by q means ln q is equal to minus of t by rc, तो यानी ln of q by q naught is equal to minus of t by rc, that would be q is equal to q naught into e to the power minus t by rc,
ये इसका हुआ मैथमेटिक्स। अगर चार्ज आ गया तो करंट भी आ जाएगा, तो आई क्या होगा, माइनस ऑफ डी क्यू डी टी, यानी क्यू नॉट और एक माइनस वन बाय आर सी आएगा, एक माइनस ऑलरेडी है ना, देन इक्वल टू क्यू नॉट बाय आर सी into same e to the power minus t by r c, that is your current। तो चार्ज भी आ गया और करंट भी आ गया, करंट में यहाँ लिख दो I is equal to q naught by r c into e to the power minus t upon r c। अच्छा इसमें क्या होगा देखो, at t is equal to 0 obviously charge is q naught और करंट कितना आएगा, at t is 0 पे e to the power 0 1, यानी q naught by r c, यानी हो गया q naught by r c। at t is equal to infinity क्या होगा, q naught into e to the minus infinity 0, it is 0, यानी इनफाइनाइट टाइम फिर से लग रहा है। यानी हमने कल भी देखा था कि चार्जिंग होने में भी इनफाइनाइट टाइम लगता है। वो अलग बात है कि प्रैक्टिकली अगर 99.99 मतलब काइंड ऑफ चार्ज हो जाए तो उसके बाद जो रिमेनिंग चार्ज होने में इनफाइनाइट टाइम लगता है, दैट डजंट मैटर टू अस, बट फिर भी एक कंसेप्चुअली अगर देखो तो इनफाइनाइट टाइम, तो आज भी इनफाइनाइट ही लगता है और उस समय करंट भी 0 है। और अगेन एट t is tau is equal to rc, तो क्या होगा, e to the power वो -1 और वो 37% होता है ना, तो therefore क्या हो जाएगा, q is equal to 0.37, ठीक है ना, 0.37 times q naught and I is equal to 0.37 times q naught by rc, यानी इनिशियल करंट, ठीक है, कांस्टेंट t is equal to tau। तो ये दो तीन चीजें हैं जो कि इसके लिए रेलेवेंट है। और अब मैं अगर ग्राफ बनाता हूं तो क्या आएगा, अगर Q वर्सेस T का डायग्राम बनाता हूं, ये Q नॉट है ना, इनिशियल चार्ज Q नॉट और करंट वर्सेस T चाहिए, तो एक लास्ट चीज में इन्वेस्टिगेट करना चाहूंगा एंड दैट इज, अच्छा इसमें एक चीज और ध्यान रखना है, जो भी कैपेसिटर का पावर लॉस हो रहा है, मतलब एनर्जी लॉस हो रहा है, वो रेजिस्टेंस के थ्रू जा रहा है, बट डज इट रिकंसाइल, वेल लेट्स चेक। तो एक काम करते हैं, लेट अस फाइंड आउट द टोटल हीट आउटपुट थ्रू रेजिस्टर। तो टोटल हीट आउटपुट थ्रू रेजिस्टर क्या होगा, आई स्क्वायर आर डी टी, तो आई स्क्वायर आर डी टी इंटीग्रेशन 0 टू इंफिनिटी इज इक्वल टू आई स्क्वायर, तो आई तो ये है, आई तो ये है ना, तो Q नॉट बाय आर सी होल स्क्वायर into e to the power minus of 2t by rc स्क्वायर कर रहा हूं into r dt 0 to infinity। नहीं अब आर कहाँ 0 है, अब तो आर है ना, देखो ना आर तो है,
वो R0 पहले का है, सो ठीक है ना, अब R0 नहीं है। चलो तो लाइक ये हो जाएगा तुम्हारा जो है क्यू नॉट स्क्वायर बाई एक RC खत्म हो जाएगा, तो यानी RC स्क्वायर। ये e टू पावर माइनस 2t बाई RC, तो यानी एक माइनस 2 बाई RC भी आएगा, और इसका इंटीग्रेशन का तो वही बनेगा, सेम रिजल्ट, माइनस 2t बाई RC 0 टू इंफिनिटी, ये इसके लिमिट्स। अच्छा अगर मैं इंफिनिटी पुट करूं तो क्या आएगा ना, e टू पावर माइनस इंफिनिटी यानी 0, और अगर 0 पुट करूं तो क्या आएगा 1, यानी ये बनेगा 0 माइनस 1 इक्वल टू माइनस। तो जब एक -1 है और एक माइनस, तो खत्म ही हो रहा है ना, तो एक R खत्म हो गया, एक C खत्म हो गया, और ये माइनस माइनस भी खत्म हो जाएगा, यानी बचा क्या, Q नॉट स्क्वायर बाई 2C। नाउ सी, okay, Deham has asked a question, the reason for not taking voltage is that this is discharging। नहीं, कौन सा वोल्टेज, वोल्टेज तो हमने लिया है, हर चीज का वोल्टेज लिया है हम लोग। ये जो टर्म लिख रहा है ना, वो तो हटा दिया मैंने, जो किरचॉफ लॉ लिखा था, किरचॉफ लॉ में जो लिखा वो वोल्टेज का ही तो है, वोल्टेज ऑफ द कैपेसिटर। वोल्टेज नहीं लिखना था, बैटरी सेल था, तो बैटरी है सेल। नहीं तो बैटरी इसमें तो लगाया नहीं है ना, ऐसे नहीं कि बैटरी नहीं लगा सकते, बैटरी भी लगा सकते, वो भी करूंगा, इसके ऊपर अभी फॉलो अप करेंगे। ये हो गया फंडामेंटल चीज है कि अगर एक बार चार्जिंग हो रहा है तो क्या होता है, डिस्चार्जिंग होता है क्या होता है। पर अगर तुम उन फंडामेंटल चीजों को छेड़ोगे, मतलब कुछ कैपेसिटर ज्यादा दे दिया, इनिशियल चार्ज दे दिया, तरह तरह के सिचुएशन, फिर उनके हिसाब से फिर हमें डिफरेंशियल इक्वेशन भी अलग से तरीके से लिखने पड़ेंगे, नंबर 1। नंबर 2 इज दैट हो सकता है कि डिफरेंशियल इक्वेशन बाई चांस सिमिलर हो, पर हो सकता है कि लिमिट्स फिर अलग अलग हो, तो वो अलग अलग तरीके से हैंडल किया जाए। अभी हम लोग फंडामेंटली दो चीज कर रहे हैं, चार्जिंग में क्या होता है, डिस्चार्जिंग में क्या होता है, और लिमिट्स हमने देखो कैसे पुट किया, 0 टू इंफिनिटी हीटिंग वाले में, और चार्ज वाले में 0 टू t, तो इस तरीके से। पर कल को हो सकता है कोई इनिशियल चार्ज होगा, है ना, तो चार्ज वाले में देखा होगा 0 टू q या q टू कैपिटल Q टू स्मॉल q, इस तरीके से हमने लिमिट्स लिया है। तो अगर मान लो इनिशियल चार्ज होगा तो फिर q नॉट भी होगा कुछ, और फिर वहां से कुछ और, तो देखेंगे, like there are a lot of options available, but the point is that fundamentally this is what is happening here, and because there was no cell, इसलिए कोई अलग से सेल का कोई वो नहीं आया, रेस्ट इज द सेम। Now what I was trying to point out was that कि देखो टोटल हीट जो इवॉल्व हुआ है रेजिस्टर के इनफाइनाइट टाइम में, 0 से लेके इंफिनिटी, that is equal to Q naught square by 2C, and isn't it equal to the initial energy of capacitor, है ना, initial energy of capacitor, है ना, that's what we are looking at, so the initial energy of the capacitor सारा धीरे धीरे हीट के फॉर्म में रेजिस्टेंस के थ्रू निकल के जा रहा है, that's precisely what is happening in this case, ठीक है ना। चलो लेट्स मूव ऑन नाउ। अच्छा ये जो हमने क्वेश्चंस किए ये थे बेसिक्स ऑफ चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग। अब हम देखते हैं इसके अलावा और क्या हो सकता है। अभी मैं एक एग्जांपल दूंगा जिसमें चार्जिंग डिस्चार्जिंग दोनों हो रहा है, मे बी टेक दैट फर्स्ट। सपोज मैं कहता हूं कि कैपेसिटर है ना, जिसका इनिशियल चार्ज है सपोज 3Q नॉट, और इसका कैपेसिटेंस C है, और दूसरा कैपेसिटर का इनिशियल चार्ज है Q नॉट, है ना, और इसका कैपेसिटेंस है 2C। या एक काम करो, इसका 5Q नॉट कर दो, इसका कैपेसिटेंस C है, और इसका Q नॉट कर दो, इसका कैपेसिटेंस 2C। एक तो होता है कि अगर मान लो बिना रेजिस्टेंस को ज्वाइन करते एकदम से चार्ज इधर उधर होके फिर जो भी होना है वो देख लेंगे। आई एम श्योर यू मस्ट हैव आइडेंटिफाइड ऑलरेडी दिस वन, दिस इज नथिंग बट द केस ऑफ कॉमन पोटेंशियल, तो वही चीज है, कोई अलग से कुछ नहीं। बट मान लो अगर मैं कोई रेजिस्टेंस भी डाल दूं तो क्या, लाइक दिस रेजिस्टेंस एंड so this S, okay, so S is put on at 0, S is put on at t is equal to 0, ठीक है। तो you have to find out all the things, find out the charge on each, है ना, तो find charge on each after time t,
and current in the circuit at that time. ये दो चीजें निकालना है, तुमको बताना है कि चार्ज ऑन ईच क्या होगा आफ्टर टाइम टी और उस समय करंट फ्लो क्या होगा. So two things. यानी पिछले जो हमने डिस्चार्जिंग वाला केस किया तो उसका फाइनल कंक्लूजन क्या हुआ कि सारा कैपेसिटर एनर्जी रेजिस्टर से जो है रिलीज हो गया. उसके अंदर कोई लॉस वगैरह इस टाइप का कुछ नहीं. ठीक है, बस तो जो हीट से रिलीज हो रहा है कई बार उसी को लॉस बोला जाता है, बट अदर देन दैट और कुछ नहीं. आई होप यू हैव अटेम्प्टेड. तो मैं एक काम करता हूं, मैं ये अज्यूम कर रहा हूं कि देखो इससे तो ये पता चल रहा है कि ये हायर वोल्टेज पे 5 Q0/C और ये Q0/2C, तो ऑब्वियसली हायर से लोअर चार्ज जाएंगे. दैट्स नॉर्मल. मैं अज्यूम कर रहा हूं कि यहाँ पे सपोज Q चार्ज यहाँ से निकल के आ चुका है ऑलरेडी. दिस विल बिकम लेटर ऑन Q0 plus small q, and this will become later on 5 Q0 minus 1. यानी ये याद रखना, ये फाइनल चार्ज नहीं है, ये है चार्ज कितना फ्लो किया. फाइनल चार्ज तो ये है, फाइनल चार्ज इन द सेंस चार्ज आफ्टर टाइम की, तो ये इसके पास Q फ्लो करके आया और उसमें से Q निकल के गया. तो दिस इज व्हाट इज हैपनिंग. तो इसलिए Q0 plus Q and plus small q and 5 Q0 minus small q. ठीक है, चलो अब मैं एक काम करता हूँ, यहाँ से एक किरचॉफ का इक्वेशन लिखता हूँ. तो माइनस 5 Q0 minus Q by C, है ना, ये प्लस से माइनस जा रहा और प्लस माइनस से प्लस, यानी प्लस Q0 plus Q by 2C, Q0 plus Q by 2C. और करंट देखो इधर आ रहा है ना, कि चार्ज इधर आ रहा है तो करंट इधर आ रहा है. दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट. तो अगर मैं इधर से होके इधर जा रहा हूँ तो ये प्लस आई आर, और इस बार क्या हो रहा है ना, ये जो स्मॉल क्यू है ये बढ़ता जाएगा, यानी आई की जगह लिखेंगे डी क्यू डी टी, ना कि माइनस. ठीक है ना, तो ये आई विल बी रिटन एज प्लस डी क्यू डी टी इक्वल टू 0. ठीक है, तो देयरफॉर अब मैं इसको अगर सिंप्लीफाई करता हूं तो ये आएगा माइनस 5 Q0/C, माइनस 5 Q0/C प्लस Q0/2C, ये आ गया, प्लस Q/C प्लस Q/2C प्लस Q/C प्लस is equal to minus of dq dt into r. ये उधर ले गया इस तरीके से. इसको सिंप्लीफाई किया जाए विद माइनस साइन से वो कर देंगे तो ये आ जाएगा, इसको लिख देता हूँ माइनस 10 Q0/2C माइनस 10 प्लस 1 यानी माइनस 9 Q0/2C. माइनस से मल्टीप्लाई करता हूँ तो आ जाएगा 9 Q0/2C ये वाला, और ये हो गया Q/C, तो यानी 2Q/2C 3Q/2C, तो माइनस 3Q/2C इज इक्वल टू dq/dt इनटू r. मैंने एक्चुअली ना साइन बदल दिया तो ये बन जाएगा, 2C हटा देता हूँ तो वो उधर चला गया, dt इधर आ जाएगा. तो यानी 9Q, तो यानी 3 कॉमन ले लेता हूँ, है ना, तो 3/2C r dt is equal to dq by 3Q0 minus q. ये स्मॉल q जो है is the amount of charge that has flown into, यानी स्मॉल q का स्टार्टिंग वैल्यू तो 0 होगा और आफ्टर टाइम t स्मॉल q, ये तो 0 से लेके t. ठीक है, कैलकुलेशन चेक करते रहना. तो यानी एक माइनस भी आएगा, अच्छा नहीं माइनस बाद में, ठीक, यानी हो जाएगा 3/2RC into t इज इक्वल टू, अब इधर ln आएगा, यानी ln माइनस ln 3Q0 minus small q by 3Q0. ठीक है ना, या
तो ये वो तो e टू द पावर माइनस इससे आ जाएगा, तो यानी अब आ गया 3q0 माइनस स्मॉल q बाय 3q इज इक्वल टू e टू द पावर माइनस 3 बाय 2rc इंटू t। तो यानी जो स्मॉल q होगा वो होगा 3q0 इंटू 1 माइनस, ठीक, 1 माइनस e टू द पावर माइनस 3t बाय 2rc। अरियंतस आस्क्ड हाउ डू वी टेक द डायरेक्शन ऑफ करंट। देखो हमने ये तो मान ही लिया है कि इसका ज्यादा वोल्टेज है, इसका कम वोल्टेज है, तो देखो ज्यादा वोल्टेज से कम वोल्टेज जो है ना पॉजिटिव चार्ज यहाँ से आ जाए तो करंट इधर ही होगा, ठीक है। वो तो पहले से पता चल। हाँ अगर Q1 C1 Q2 C2 दिया होता तब हमें नहीं पता चलता, क्योंकि तब तो देन आई डोंट नो द वैल्यूज, तब हम कुछ एक एज्यूम कर लेते इधर और फिर सॉल्व कर, कोई दिक्कत नहीं। और फिर डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या, तो फिर Q1 माइनस Q होता है और ये Q2 प्लस स्मॉल q होता है। तो वो जैसे हम डिजाइन करेंगे वैसे आर्गुमेंट से, अगर मान लो इसमें नहीं पता चलता मुझे बाई चांस, मैंने अगर ये एज्यूम कर लिया होता कि वहां पे स्मॉल q जा रहा है, तो मैं इसको Q0 माइनस स्मॉल q उसको 5Q0 प्लस स्मॉल q भी तो कर सकता था, करते कोई दिक्कत नहीं है। फिर करंट का उल्टा डायरेक्शन करते, डिफरेंशियल इक्वेशन लिखते, देखना एंड में रिजल्ट सेम ही है, उससे कोई फर्क नहीं, ठीक है ना। इट वुड नॉट मेक एनी डिफरेंस। दिया गया ये स्मॉल q आया, लेकिन अगर मान लो तुमको फाइनल चार्ज बताना तो क्या होगा 5Q0 माइनस स्मॉल q, तो ये स्मॉल q आया ध्यान रखना। अगर मान लो ये अच्छा ये स्मॉल q आया तो इसमें तो करंट भी आ जाएगा, है ना, तो करंट भी आ जाएगा। करंट क्या आएगा, I इज इक्वल टू d स्मॉल q dt, इसका डिफरेंशिएशन तो 3Q0 माइनस में, तो चलो ठीक है 9/9Q0 बाय 2rc, यानी 9Q0 बाय 2rc into e to the power माइनस 3t बाय 2rc। 9Q0 into 3/2rc, तो 9/2 Q0 by CR, ठीक है, Q0 by CR into e to the power minus 3t by 2rc, ठीक। ये हो गया करंट का, ठीक है। और चार्ज कैसे आएगा ना 5Q0 माइनस स्मॉल q, इसको माइनस कर देंगे तो अकॉर्डिंगली क्वेश्चन में चाहिए जाएगा। तो मैं एक्सप्रेशन लिख ही देता हूँ क्योंकि अच्छा ये जो क्वेश्चन हमने किया दिस इज एन एग्जांपल ऑफ चार्जिंग डिस्चार्ज। जैसे पहले हमने किया था चार्जिंग सेल, फिर हमने किया डिस्चार्जिंग सेल। इसमें क्या हो रहा है, दोनों ही हो रहा है, ये डिस्चार्ज हो रहा है, ये चार्ज हो रहा है। therefore the heading of this will be where the charging and discharging is happening together, यानी चार्जिंग डिस्चार्जिंग सेल। क्योंकि एक डिस्चार्ज हो रहा है कैपेसिटर और एक ये चार्ज आपको। तो अगर मैं मान लो इसका इसका फाइनल चार्ज जानना चाहता हूँ, तो इसका जो फाइनल चार्ज होगा यानी QC, फाइनल चार्ज मतलब आफ्टर सम टाइम, वो हो जाएगा 5Q0 है ना माइनस स्मॉल q, तो माइनस स्मॉल q यानी 3Q0, तो मैं इसको डायरेक्टली लिख देता हूँ, फिर 2Q0 प्लस प्लस 3Q0 इंटू e to the power माइनस 3t by 2r, ठीक है। तो अगर मैं t इज इक्वल टू 0 पे देखता हूँ, तो अगर t इज इक्वल टू 0 पे देखता हूँ तो एट t इज इक्वल टू 0 QC कितना आ गया ना, ये 1 होगा तो 3Q0 प्लस 2Q0 यानी 5Q0, आई थिंक दैट्स फाइन। और अगर एट t इज इक्वल टू इंफिनिटी देखता हूँ मैं तो QC कितना होगा ना, ये टर्म खत्म हो जाएगा यानी सिर्फ 2Q0 बचेगा, यानी फाइनली फाइनली इसका जो चार्ज होगा वो होगा 2Q0, दैट्स व्हाट इज वुड हैपन। इसका चार्ज 5Q0 से धीरे धीरे रिड्यूस होते होते 2Q0 बनेगा। अच्छा अब आ जाओ तुम Q ऑफ 2C के पास।
तो Q of the 2C कैपेसिटर क्या होगा? सर एक बार वेटिंग रूम चेक कर लो। अच्छा Q of 2C में क्या होगा? द Q नॉट प्लस स्मॉल q, ये प्लस होगा, है ना? तो यानी अब मैं इसको लिखूंगा एस Q नॉट प्लस स्मॉल q, तो ये आ गया, यानी 4Q नॉट माइनस e टू द पावर, नहीं, माइनस 3Q नॉट into e to the power minus 3t by 2r. तो therefore अब मैं अगर इसको देखता हूं तो at t is equal to 0 q of 2c क्या होगा ना, ये e to the power 0 1 होता है, तो यानी 4q नॉट माइनस 3q नॉट यानी q नॉट, ठीक है ना? मेक सेंस? q नॉट तो आ रहा है, और at t is equal to infinity q of 2c कितना हो जाएगा ना, इंफिनिटी पे e to the माइनस इंफिनिटी 0 हो जाएगा, तो यानी 4q नॉट। मेक सेंस? क्यों? क्योंकि इसका इनिशियल चार्ज 5Q नॉट है और फाइनल हो गया 2Q नॉट, इसके मतलब 3Q नॉट चार्ज यहां से निकला है फाइनली। तो अगर मान लो 3Q नॉट निकलेगा, ऑब्वियसली इसके पास Q नॉट था और 3Q नॉट आया, 4Q नॉट, दैट्स इट। Q2C इज इक्वल टू 4Q। ठीक है, सो दैट वाज द एग्जांपल। अच्छा, यानी अब क्या हो गया, अगर मैं इसका ग्राफ बनाता हूं तो फाइनली क्या हो, है ना? तो एक काम करो, दोनों दोनों चार्जेस के ग्राफ बनाओ फटाफट। तो मैं 20 सेकंड टाइम दूंगा, ग्राफ बनाओ, फिर मैं बनाता हूं, फिर टैली करो, जल्दी करो। लास्ट क्वेश्चन इज दैट कि आपने पिछले क्वेश्चन में i इज इक्वल टू माइनस इंफिनिटी क्यों लिया? क्योंकि पिछले क्वेश्चन में हमें कंफर्म था कि जो कैपेसिटर का चार्ज है ना वो रिड्यूसिंग मोड है, और चार्ज एट एनी टाइम को मैंने स्मॉल क्यू लिया और वो रिड्यूसिंग मोड में, इसलिए करंट को लिखा था माइनस dq। जब करंट सॉरी जब चार्ज इंक्रीजिंग मोड में होता है ना, तो हम लोग करंट को लिखते हैं एज dq। ये फर्क। लेट मी फाइनली मेक द ग्राफ, ठीक है ना? तो ग्राफ इस तरह से बनेगा कि चार्ज वर्सेस टाइम, तो एक 5Q नॉट, एक 2Q नॉट। 2Q नॉट का जो फाइनल चार्ज है वो 4Q नॉट है, और जो 5Q नॉट का फाइनल चार्ज है वो है 2Q। ये 2Q नॉट हो गया, Q नॉट, ठीक है? तो ये सारी चीजें, तो यानी जो 5Q नॉट है वो एंड में 2Q नॉट पे हो रहा था, यानी ये 2Q नॉट पे ना मैं वो बना, तो 5Q नॉट वाला एसिम्प्टोटिक 2Q नॉट पे ऐसे जाए, और जो Q नॉट वाला है उसका 4Q नॉट, यानी 4Q नॉट पे मैं कैसे बना देता हूँ, वो देखो Q नॉट वाला ऐसे, ठीक है? देख लो, दिस विल बी द डायग्राम। Q नॉट वाला एंड हो रहा है 4Q नॉट पे, 5Q नॉट वाला एंड हो रहा है 2Q नॉट। अब ऐसे भी निकाला जा सकता है कब दोनों का चार्ज बराबर होगा एक्सेट्रा, सो दोस थिंग्स यू कैन फाइंड आउट। देखो चार्ज बराबर कब हो रहा है, इंटरसेक्शन पॉइंट, यानी चार्ज बराबर कब होगा ना, इसका चार्ज है 5Q नॉट माइनस Q और इसका Q नॉट प्लस स्मॉल q, तो बराबर का मतलब क्या होगा, 3Q नॉट हो रहा है, सॉरी 2Q नॉट, है ना? 5Q नॉट माइनस स्मॉल q इज इक्वल टू Q नॉट प्लस स्मॉल q, तो Q will be equal to 2Q नॉट, at which
the things will be then actually का ना ये intersection point मैंने गलत बनाया इक्वल चार्ज तो फाइनल चार्ज तो 3Q0 ही हो जाएगा। हाँ वो तो 2Q0 फ्लोन चार्ज। तो यानी ये फ्लोन चार्ज हुआ तो यानी ये किसी वक्त अगर देखो इसका चार्ज क्या हो क्यू नॉट प्लस स्मॉल है ना जो फ्लोन चार्ज ठीक है तो फाइनल चार्ज तो खैर बराबर ही आ रहा है समवेयर इन बिटवीन यहाँ पे होगा ऐसे कुछ यहाँ पे भी होगा मतलब कहने मतलब ये कि अगर तमाम क्वेश्चंस और भी बनाया जा सकता है कि कब दोनों का एनर्जी बराबर होगा कब क्या होगा एक्सेट्रा सो लाइक लॉट ऑफ थिंग्स कैन बी मेड ठीक है ना चलो सो दैट वाज अबाउट योर चार्जिंग डिस्चार्जिंग सर्किट इन्वॉल्विंग टू कैपेसिटर्स एंड ए रेजिस्टर बट कई बार एक और क्वेश्चन भी बनता है तो like, ये भी एक प्रैक्टिस हो जाए तो दिस इज द लास्ट ऑफ द सीक्वेंस क्वेश्चन और वो है सपोज मैं कहता हूं कि ये कैपेसिटर है रेजिस्टर है स्विच है सेल है बी सी ये और तो S is put on at B is equal to 0. Find the charge and current there is a question. एक होमवर्क क्वेश्चन भी दे देता हूं और होमवर्क क्वेश्चन है कि मान लो इनिशियल चार्ज है इसका माइनस प्लस 2 CV with capacitance C and as usual resistance R switch cell इसके इनिशियल चार्ज दे रखा है ठीक है इसके इनिशियल चार्ज सेटअप दे रखा है और तुमको वही चीज फाइंड आउट करना है फाइंड आउट द चार्ज and the current after time t. Okay, I've just got an answer that is 3 CV into 1 minus e to the power minus t by r. और आदित्य एक चीज बताओ मुझे कि अगर मैं t is equal to 0 पुट करता हूं तो तब तो 2 CV आ रहा है ना तो जबकि t is equal to 0 पे तो चार्ज 4 CV आना चाहिए आदित्य प्लीज चेक योर आंसर आंसर was given कि 7 CV minus 3 CV into e to the power minus t by r. अंश इसमें एक दूसरा प्रॉब्लम है एंड दैट इज t is equal to infinity पे गड़बड़ा रहा है अंश तुमने जो आंसर भेजा ना 7 CV minus 3 CV into e to the power minus t by rc उसमें t is equal to infinity पे तो गड़बड़ा रहा है t is equal to 0 पे तो ठीक आ रहा है now you have changed the answer to CV minus 3 CV into e to the power minus t by rc इसमें t is equal to 0 पे अच्छा 3 CV plus ओके ठीक है CV plus 3 CV into e to the power minus t by rc इसमें एटलीस्ट चीजें वर्कआउट तो हो रहा है चलो ठीक है a little bit of trial and error बट कोई बात नहीं मुझे लगता है शायद टाइपिंग में गलती हो गया होगा चलो ठीक कोई बात नहीं let's do one thing let's assume that the charge finally is q after time t और हमें एक चीज पता है कि इसका वोल्टेज ज्यादा है देखो इसका वोल्टेज 4V है और इसका V है यानी इसका वोल्टेज ज्यादा है देन एक्चुअली करंट इधर ड्राइव होगा और इसका चार्ज रिड्यूसिंग मोड में है तो यानी इस बार जो I होगा मैं लिखूंगा एज माइनस ऑफ dq दैट्स व्हाट इज गोना तो ये तो आ रही है यानी अब किरचॉफ लॉ लिख लेता हूं यहां से ऐसे कर तो q by c है ना प्लस q by c माइनस माइनस dq dt इनटू r
माइनस v इज इक्वल टू 0। तो मैं इसको एज इट इज रखता हूं और उसको भी ऐसे ले जाता हूं, यानी dq dt इज इक्वल टू v माइनस q बाय c, लाइक v माइनस q बाय c, यानी cv माइनस q बाय rc, है ना। तो यानी dq बाय cv माइनस q इज इक्वल टू 1 अपॉन rc dt। अब दोनों को इंटीग्रेट करेंगे, जो q का लिमिट होगा वो होगा 4cv से लेके स्मॉल, ये थोड़ा ध्यान रखना, यानी माइनस ऑफ ln cv माइनस स्मॉल q, ठीक है ना, cv माइनस स्मॉल q। बट एक्चुअली क्या ना, q विल बी ऑलवेज ग्रेटर देन cv, तो इसके लिए मुझे ना इसको q माइनस cv लिखना चाहिए, इसलिए इसको मैं लिखूंगा q माइनस cv और ये माइनस हटा के उधर माइनस, ठीक है ना। तो इसको माइनस कर देता हूं, इसको कर देता हूं q माइनस, ठीक है। तो ln q माइनस cv आ गया और इसका लिमिट्स आ गया 4cv से लेके q तक इज इक्वल टू माइनस ऑफ t बाय rc। अच्छा, नाउ यू माइट से cv माइनस q था तो इसको ऐसे क्यों कर दिया, वो इसलिए क्योंकि देखो जो चार्ज होगा ना वो चार्ज हमेशा cv से ज्यादा होगा, तो अगर मैं जबरदस्ती cv माइनस q लिखूंगा तो एक्चुअली नेगेटिव आ, तो फिर ln के अंदर नेगेटिव तो नहीं हो सकता ना, इसलिए मैंने इसको मैनिपुलेट, तो q माइनस cv इज लिमिट्स, यानी अब मैं लिखूंगा ln ऑफ q माइनस cv बाय, है ना, q माइनस 4cv, सॉरी 4cv माइनस cv यानी 3cv, सॉरी, तो 3cv इज इक्वल टू माइनस ऑफ t बाय rc, यानी ये तो माइनस t बाय rc आ जाएगा, तो q इज इक्वल टू आ जाएगा cv प्लस 3cv इंटू e टू द पावर माइनस t बाय rc। अब ये एक्सप्रेशन, ठीक है। तो आप देखो आराम से फिट हो जाता है, एट t इज इक्वल टू 0 q कितना आएगा ना, e टू द पावर 0 1, तो 3cv प्लस cv यानी 4cv, एंड एट t इज इक्वल टू इंफिनिटी q क्या आएगा ना, ये e टू द माइनस 0 हो गया, cv आ गया, यानी q इज इक्वल टू ठीक है। अच्छा, जहां तक ग्राफ की बात है तो आई थिंक रिड्यूसिंग मोड में होगा, तो यही बना देता, आई होप यू कॉपीड दिस क्वेश्चन। तो ग्राफ रिड्यूसिंग मोड में हो जाएगा 4cv और cv, दैट्स इट, लिमिट्स हो जाएगा cv 4cv, क्योंकि इनफाइनाइट टाइम लग रहा है, तो रेस्ट यू कैन फाइंड आउट योरसेल्फ, ठीक है। Okay, so I think that's enough for your RC circuits and their different types of cases, and we've done sufficient, I think, है ना। आप तो जो मर्जी क्वेश्चन हो तो आई थिंक हैंडल कर ही सकते। एक मैंने एक और दिया था होमवर्क, आई होप यू कॉपीड इट डाउन, दैट वी कैन डिस्कस इट नेक्स्ट क्लास में भी। Okay, so the next question is that, or the next topic is on what is called as internal view of current. Internal view of current. Number one, let us say अगर एक मटेरियल देखते हो
जिसके थ्रू करंट फ्लो कर रहा है तो उसके एटम्स होते हैं। तो जब इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है ना बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन है मान लो, ये जाता है टकरा जाता है, फिर वापस आता है, फिर यहाँ फिर किसी और एटम से, फिर यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से, यानी इलेक्ट्रॉन ना ढंग से चल नहीं पाता, वो थोड़ा सा जाता है फिर टकरा जाता है, फिर थोड़ा जाता है फिर टकरा जाता है, फिर थोड़ा जाता है फिर टकरा जाता है। तो टकराते टकराते इस तरीके से इलेक्ट्रॉन का मोशन होता है, इसको हम लोग बोलते हैं एज स्टार्ट स्टॉप मोशन। स्टार्ट होता है फिर स्टॉप कर जाता है, फिर स्टार्ट होता है फिर स्टॉप कर जाता है, यानी ये रुक रुक के चलता है वैसे। और इसका एक मॉडल मैंने बताया था अगर याद होगा, दैट इज कि अगर इलेक्ट्रॉन को हम समझे एज मार्बल्स और मान लो एक इंक्लाइन प्लेन पे अगर बड़े सारे कील लगा दो ऐसे, और अगर 2-3 मार्बल्स को रिलीज कर दो यहाँ, तो क्या होगा, मार्बल जाएंगे टकरा जाएंगे, फिर यहाँ से फिर टकरा जाएंगे, फिर यहाँ से यहाँ टकरा जाएंगे, फिर इधर से इधर, तो दूसरा वाला मार्बल भी ऐसे यहाँ टकरा गया, फिर यहाँ टकरा, फिर यहाँ, यानी the motion of electrons is approximately the motion of these marbles on the inclined plane because of lot of obstructions in between in the form of nails, यहाँ कील के वजह से। तो similarly वहाँ पे atoms के वजह से। Now this is what exactly the nature of motion is. Therefore the electrons are pushed by the electric field, so they suddenly move but then stops and then again. So therefore ऐसे करते करते देखा जाए तो let the average velocity be called as drift velocity. This is drift speed. So what is drift speed really? Drift speed is the average speed of the electrons. What is the average speed? मोटा मोटा स्पीड जिससे कि ओवरऑल इलेक्ट्रॉन जा, कोई स्लो जा रहा हो, कोई फास्ट, कोई रुक गया, फिर कोई चला, फिर थोड़ा देर बाद रुक गया, फिर चला. That's all. Now, if the electrons are moving with the speed of its drift speed, so let's do one thing. Let's take a sample of material with length L, and let N be the number of charge carriers. मैंने इलेक्ट्रॉन शब्द अवॉइड किया क्योंकि कल को हो सकता है कि कोई गैसियस केसेस में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है, तो वहां इलेक्ट्रॉन की वजह से ना होके कुछ भी हो सकता है, या कल को मान लो पता चला इलेक्ट्रोलिसिस की वजह से हो, वहां पे इलेक्ट्रॉन तो नहीं होगा ना, वहां पे आयंस के मूवमेंट की वजह से होगा. तो दैट्स व्हाई आई एम सेइंग चार्ज कैरियर्स. चार्ज कैरियर में भी आयंस, चार्ज कैरियर में भी इलेक्ट्रॉन्स, व्हाटएवर. सो आई एम नॉट डिस्प्यूटिंग दैट. So that's why I've written number of charge carriers per unit volume. अगर इसका एरिया A होगा, इसका लेंथ L होगा, तो कितना टाइम लगेगा चार्ज को फ्लो करने, है ना? तो लेट्स से दैट इज T अभी, तो L क्या हो जाएगा फिर VD into T, है ना? अच्छा, इस सिलेंडर के अंदर चार्ज कितना है? तो चार्ज विल बी number of charge carriers per unit volume, which is N into volume A into L, है ना? Into, it could be either E, it could be 2E, it could be 3E, depending on the situation. लेकिन अगर मान लो कोई कंडक्टर होगा, तो वहां तो इलेक्ट्रॉन से फ्लो करता है, so therefore I can write it as E. So the total amount of charge that is there inside is NaL into E. अब ये चार्ज स्टैटिक नहीं है, ये चार्ज ड्रिफ्ट स्पीड से मूव करता जा रहा है. कितने टाइम में मूव करेंगे? L upon VD, है ना? So therefore current will be what? Q by T, and Q is NaLe by T. How much is T? L by VD. तो L कैंसिल, VD ऊपर आ गया, यानी इक्वल टू NaLe VD. So that's the first formula that we have, and that is regarding current. And that is current is equal to, that is I is equal to NaE VD. ठीक है? N is the number of charges per unit volume, A is the area of cross section, E is electronic charge, VD is drift speed, and that is equal to I, that is current. Fine? Nothing very difficult really.
यानी I इज इक्वल टू व्हाट ना NaEV। अब हम VD को थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करें। कैसे? अब देखो, एक इलेक्ट्रॉन को जो फोर्स मिलता है वो होता है E/m। E is the electric field that has been applied through the metal। ठीक है, तो ये E/m। Now I have a question and that is, याद करके देखो पिछले चैप्टर में हम लोग बात कर रहे थे कि मेटल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड ही नहीं होता, और आज हम लोग बात कर रहे हैं कि मेटल के अंदर इतना इलेक्ट्रिक फील्ड है। कितना कॉन्ट्राडिक्टरी लगता होगा, पर इसमें ऐसे कोई कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है, क्योंकि पिछले चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का था। यानी हम लोग उस समय एनालिसिस कर रहे थे जब चार्जेस एट रेस्ट है। तो ऑब्वियसली चार्जेस एट रेस्ट है, इसका मतलब क्या है कि सब फोर्सेस खत्म हो चुका है, नेट फोर्स जीरो है, तभी तो चार्ज एट रेस्ट है। यहाँ पे ऐसे नहीं है, यहाँ पे करंट है। करंट मतलब चार्ज मूव कराने के लिए फोर्स चाहिए। फोर्स कौन दे रहा है? इलेक्ट्रिक फील्ड दे रहा है। तो देखो, अगर मैं पूछूंगा क्या मेटल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड हो सकता है, द आंसर विल नॉट बी नो, इट विल बी यस, यहाँ हो सकता है। लेकिन कैसे होगा, है ना? अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन है तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाएगा, और ये इलेक्ट्रोस्टैटिक नहीं है, इसमें चार्जेस मूव कर रहा है, इलेक्ट्रोडायनेमिक कंडीशन है, यानी इसमें हो सकता है ना? दैट इज द प्रॉपर आंसर। चलो, तो लाइक E/m इज द फोर्स, सॉरी E/m इज द एक्सेलरेशन। तो अगर कोई इलेक्ट्रॉन मान लो इनिशियल स्पीड u से चलता है, तो u प्लस at is going to be the velocity after some time। अगर वेक्टर फॉर्म में लिखोगे तो this, ठीक है। E के जगह लेकिन माइनस पुट कर लेना, क्योंकि जब हम सॉल्व करेंगे तो ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉनिक चार्ज नेगेटिव होता है। तो ये हो गया जो है तुम्हारा वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन आफ्टर सम टाइम। T1 क्या है? T1 is the time in between two collisions। तो मान लो इनिशियल वेलोसिटी स्टार्ट हुआ, फिर थोड़ी देर बाद किसी एटम के साथ टकरा, तो वो टाइम है लेट्स से T1। फिर दूसरा इलेक्ट्रॉन U2 प्लस E/m T2, ऐसे करते करते Vn is equal to Un प्लस E/m into Tn। अब जब मैं इसको ऐड करूंगा और फिर n से डिवाइड कर लो तो क्या आएगा? ठीक है ना? ये आ जाएगा V1 प्लस V2 प्लस V3 अप टू Vn बाय n। इसी को हम बोलेंगे एज ड्रिफ्ट स्पीड। एवरेज करंट इज इक्वल टू U1 प्लस U2। नाउ दीज आर रैंडम वेलोसिटीज। इसका वेक्टर सम जीरो होगा। क्यों? क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी जो इलेक्ट्रॉन्स के होते हैं वो तो रैंडम है। कोई इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा था, कोई इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा था, कोई इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा था। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया गया, तब जाके इलेक्ट्रॉन्स उस इलेक्ट्रिक फील्ड के हिसाब से कॉमन डायरेक्शन में मूव करना शुरू किया। इसलिए इनिशियली जो वेलोसिटी था U1, U2, U3, U4, ये सारे रैंडम वेलोसिटीज थे, और रैंडम वेलोसिटीज का जो समेशन होता है वो हमेशा जीरो होता है। क्यों? क्योंकि रैंडम वेलोसिटी से कोई नेट वेलोसिटी तो नहीं बनता। जैसे इस कमरे के अंदर there are billions of molecules and they are all moving, yet the net velocity is zero। Why? Because it's a closed chamber, the gases are not moving outside। तो यानी कोई एटम इधर, कोई मॉलिक्यूल इधर, कोई मॉलिक्यूल उधर, कोई उधर, कोई इधर, तो सारा कुछ अगर तुम XYZ प्लस माइनस करोगे तो नेट देखना जीरो आएगा। That's what is going to happen। ये जीरो। अब मैं इनको भी एवरेज कर दूंगा, तो यानी मिलेगा E/m into T1 plus T2 up to Tn by n, है ना? इसको भी by n करो। तो ये जो एवरेज टाइम आता है ना, इसको हम लोग बोलते हैं रिलैक्सेशन टाइम। तो उसको एक टाउ से बोला जाता है। तो यानी ये आ गया ड्रिफ्ट स्पीड Vd is equal to E/m into tau, where this tau is called as average time between collisions। That's why it is called as relaxation time। ठीक है? अच्छा, अब एक क्वेश्चन भी आया हुआ है, दैट इज फ्रॉम सक्षम, एंड दैट इज ये फील्ड जनरेट कैसे हुआ? तो ये फील्ड जनरेट इन द सेंस की बैटरी से, क्योंकि हम इस सर्किट में सेल यानी बैटरी भी तो लगा रहे हैं। ठीक है?
सो देयरफॉर वो जो बैटरी है वही तुमको इस केस में वोल्टेज दे और वोल्टेज से फील्ड क्रिएट हो। तो देयरफॉर ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो रहा है दिस इज ड्यू टू द सेल in the circuit. बैटरी अगर नहीं अटैच होगा तो फिर ड्रिफ्ट स्पीड भी आएगा कहां से? फिर तो इलेक्ट्रॉन सिर्फ रैंडम मूवमेंट करेंगे, फिर तो बस यही बचेगा। ये तो है नहीं, रिटर्न खत्म हो गया, तो यानी क्या होगा? जीरो आएगा, ड्रिफ्ट स्पीड जीरो आ जाएगा। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं दे रहे हो तो इन दैट केस इलेक्ट्रॉन्स के ओवरऑल मूवमेंट का डायरेक्शन तो होगा नहीं, है ना? तो द ड्रिफ्ट स्पीड विल बी इक्वल टू जीरो। क्यों? क्योंकि फिर तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है तो फिर यही बचा बस। ये तो रैंडम मूवमेंट है और रैंडम मूवमेंट का जो नेट समेशन होता है वो क्या होता है? जीरो, है ना? तो देखो ड्रिफ्ट स्पीड का कंसेप्ट ही है जब इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है। ड्रिफ्ट स्पीड इज नॉट व्हेन द करंट इज नॉट फ्लोइंग, ऐसे नहीं है ना? तो वो जो हमने एन आई मैंने अभी तक देखा जाए तो दो फॉर्मूला हमने किया है, I इज इक्वल टू एन ई ए वी डी, और वो वी डी यही है, तो वी डी यही वाला, एंड दैट इज इक्वल टू पी ई बाय एम इनटू टाउ, वेयर एम इज व्हाट? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय द, है ना? यहाँ पे लिख देता हूँ, m is obviously equal to mass, वैसे मास ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं है, मास ऑफ चार्ज कैरियर, बट मेटल्स की बात चल रहा है तो है ना इलेक्ट्रॉन। चलो मैं लिख देता हूँ m is mass of charge carrier, ठीक है ना? in metals it means electrons, ठीक है ना? तो एक्चुअली m होता है मास ऑफ चार्ज कैरियर, जो भी चार्ज कैरियर मूव कर रहा है, और यू नो लेकिन इन मेटल्स का इलेक्ट्रॉन से होगा ऑब्वियस, है ना? अच्छा अगर मान लो चार्ज कैरियर इन जनरल देखते हो तो इन दैट केस एक और चेंज भी आ सकता है, हो सकता है ई ना हो सकता है कि 2e हो। जैसे इलेक्ट्रोलिसिस में, जैसे मान लो सपोज इलेक्ट्रोलिसिस हम कर रहे हैं कैल्शियम क्लोराइड या जिंक क्लोराइड, तो जो जिंक एटम होगा या जिंक आयन होगा उसके तो वैलेंसी 2 है, तो यानी उसके ऊपर 2e हो जाएगा फिर, और मास हो जाएगा m इज इक्वल टू मास ऑफ जिंक आयन का, एंड सो ऑन। तो कंटेक्स्ट के ऊपर है, तभी मैंने बोला कि m होता है मास ऑफ द चार्ज दैट इज बीइंग कैरिड, मैंने E माना है क्योंकि इलेक्ट्रॉन लेके चल रहा हूं मैं, पर अगर मान लो कल को कोई आयन होगा तो एल्यूमिनियम के लिए फिर 3 हो जाएगा, फिर ये 3e इंटू ये हो जाएगा, जिंक के लिए 2e इंटू ये हो जाएगा, सोडियम के लिए तो E इंटू ये होगा, तो सोडियम का तो वैलेंसी 1 है, पोटेशियम का वैलेंसी 1 है, अकॉर्डिंगली मॉडिफाई करेंगे। तो मैंने जो डेरिवेशन किया है वो है फॉर अ कंडक्टर विद इलेक्ट्रॉन्स, कंडक्टर में तो इलेक्ट्रॉन्स ही यू नो चार्ज कैरिंग के लिए रिस्पांसिबल है ना, सो दैट्स व्हाट इज द बेसिक असम्पशन। बट अकॉर्डिंगली अगर मान लो इलेक्ट्रोलिसिस का एनालिसिस करोगे तो ऑब्वियसली थोड़े थोड़े अपने अपने मॉडिफिकेशंस कर, ठीक है ना? चलो या क्रिश यू आर राइट, ये जो इक्वेशन है ये दो कोलिजन के बीच में होते हैं, जैसे स्टार्ट किया इलेक्ट्रॉन फिर एक कोलिजन हुआ उसके ठीक पहले था, फिर स्टार्ट करेंगे फिर एक कोलिजन होगा उसके बाद, एंड सो ऑन, द प्रोसेस विल बी इटरेटिव, एक के बाद एक चलता जाए, ठीक है? चलो आज के लिए इतना ही करते हैं, we will carry on with this internal view of the current a little bit more, थोड़ा सा और रहता है इसके अंदर रेजिस्टिविटी वगैरह ये सब भी कनेक्ट होंगे धीरे धीरे, ठीक है ना? but then that's tomorrow, ठीक है? आज के लिए इतना है, फिर have a good day, enjoy yourself, bye bye। सर ये फील्ड का क्लियर नहीं हुआ कि कहाँ कैसे आ रहा है, मतलब नहीं फील्ड मैंने बोला ना सेल की वजह से, जैसे मान लो एक सिंपल सा सर्किट ले सर, लो, ये लो, तो ये वोल्टेज डिफरेंस क्रिएट हुआ, मान लो अगर ये V है तो ये Yes, प्लस sir. P और ये 0, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ना, that's it। तो इधर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा तो इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे, इधर अगर ये- इलेक्ट्रॉन जाता है तो करंट इधर जाएंगे, दैट्स द ओवरऑल व्यू। हमें तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो होगा ना इस कंडक्टर के अंदर या रेजिस्टर। सर ये ई यूनिफॉर्म है फिर आर पे डिपेंड कर जाएगा? नहीं देखो अगर मान लो रेजिस्टेंस सब कुछ यूनिफॉर्म है तब तो यूनिफॉर्म ही होगा, बट मान लो उस टाइप के क्वेश्चन होगा जिसमें रेजिस्टिविटी वेरिएबल वगैरह, तो इन दैट केस तो ई का Yes, वैल्यू हर जगह सेम नहीं होगा, बट ई रहेगा कुछ ना कुछ, दैट विल ड्राइव द करंट, ओके सर। ठीक है ना?
चलो ठीक है, आज के लिए इतना ही, विल कैरी ऑन टुमारो, फाइन, हैव अ गुड डे, बाय बाय, थैंक यू। थैंक यू, बाय बाय।